Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. And we are back again with the Hindu Complete Newspaper Analysis for 15th of March 2022. तो 15 मार्च 2022 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। शुरू करने से पहले आपसे मैं बता दूं कि प्लीज़ डू लाइक द वीडियो एंड जो हमारा टारगेट रहता है डेली 1000 लाइक्स का वो आप पूरा करने में हमारी मदद करें। आई होप यू पीपल विल हेल्प अस इन अचीविंग दैट टारगेट एज वेल। तो शुरू करते हैं आज का न्यूज़पेपर एनालिसिस। सबसे पहले आज के क्वेश्चन जो प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं स्क्रीन में आपके सामने सवाल है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। पहला स्टेटमेंट कह रहा है द पाइनियर स्पीशीज आर हार्डी स्पीशीज विच आर एट फर्स्ट टू कॉलोनाइज द बैरन एनवायरनमेंट, ठीक है ना। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि लाइकेन्स आर द पाइनियर स्पीशीज दैट सिक्रीट एसिड्स टू डिजॉल्व रॉक हेल्पिंग इन वेदरिंग एंड सॉइल फॉर्मेशन। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है कि ऑल इकोलॉजिकल सक्सेशंस वेदर टेकिंग प्लेस ऑन लैंड और वाटर लीड्स टू सिमिलर क्लाइमैक्स स्पीशीज। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट जो है वो सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, 1 और 2, 2 एंड 3, 1 एंड 3 या 1, 2 एंड 3। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है। क्वेश्चन नंबर 2 है साइट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। साइट्स यानी कि कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेंजर्ड स्पीशीज ऑफ वाइल्ड फौना एंड फ्लोरा। तो साइट्स के रिगार्डिंग स्टेटमेंट्स हैं। आपको बताना है कि इनमें से कौन से स्टेटमेंट सही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट, गलत कौन से स्टेटमेंट्स है, ठीक है ना। तो पहला स्टेटमेंट कह रहा है साइट्स इज लीगली बाइंडिंग ऑन स्टेट पार्टीज टू द कन्वेंशन विच आर ऑब्लाइज्ड टू अडॉप्ट देयर ओन डोमेस्टिक लेजिस्लेशन टू इम्प्लीमेंट इट्स गोल्स। दूसरा कह रहे हैं कि साइट्स जो है वो एडमिनिस्टर होता है बाय IUCN, ठीक है ना। तो साइट्स एडमिनिस्टर होता है IUCN के द्वारा, ऐसा दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है ट्रेड इज नॉट परमिसिबल फॉर स्पीशीज कवर्ड अंडर अपेंडिक्स 1 ऑफ द साइट्स, ठीक है ना। तो कह रहा है ट्रेड इज नॉट परमिटेबल अंडर द अपेंडिक्स 1 ऑफ साइट्स। तो साइट्स के अपेंडिक्स 1 में जो भी स्पीशीज हैं उनके लिए ट्रेड परमिसिबल नहीं है, ठीक है ना। तो दिस इज द स्टेटमेंट। आपको बताना कौन सा इनकरेक्ट है, 2 ओनली, 1 एंड 2 ओनली, 1 एंड 3 ओनली या 2 एंड 3 ओनली। तीसरा सवाल है बाय इथेनॉल कैन बी डिराइव्ड थ्रू द प्रोसेस ऑफ बायो रिफाइनिंग। तो बायो इथेनॉल मिलता है एक प्रोसेस के थ्रू जिसको हम बायो रिफाइनिंग बोलते हैं। आपको बताना है कि इनमें से किसके माध्यम से बायो रिफाइनिंग करेंगे तो बायो इथेनॉल बन जाएगा। तो कॉर्न है, दूसरा है राइस स्ट्रॉ है, तीसरा है कोकोनट, चौथा है सीवीड, फिफ्थ है वाटर हायासिंथ। तो आपको बताना है इनमें से किसके थ्रू किया जाएगा कि ये बन जाए। तो विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स आर करेक्ट, 1 2 3 4 5, 1 2 3 3 4 5 या 1 2 4 5। तो these are the 3 questions for you today. Please do try to answer these questions and आप कमेंट सेक्शन में आंसर करने की कोशिश करिएगा, है ना। तो आई विल टेल यू द आंसर्स 1 by 1, लेकिन आप अपनी तरफ से आंसर करिएगा। पहला क्वेश्चन जो था वो सक्सेशन के रिगार्डिंग था, इसमें तीनों स्टेटमेंट ही करेक्ट है, 1 2 3 विल बी द आंसर। दूसरा सवाल साइट्स के रिगार्डिंग था, तो इसका इनकरेक्ट स्टेटमेंट डी यानी कि 2 एंड 3 इनकरेक्ट है। पहला स्टेटमेंट देखो सही है कि साइट्स जो है वो लीगली बाइंडिंग है, लेकिन कह रहे हैं कि इट इज़ एडमिनिस्टर्ड बाय IUCN जैसे लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो ये स्टेटमेंट गलत है ना, क्योंकि आप अगर आप देखेंगे ये एडमिनिस्टर होता है आपका UNEP के द्वारा, ठीक है ना। ये किसके द्वारा एडमिनिस्टर होता है, UNEP के द्वारा एडमिनिस्टर होता है, ठीक है ना। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अच्छा, इसका अपेंडिक्स 1 जो है, इसका अपेंडिक्स 1 जैसे लिखा है तो उसमें वो है जो मोस्ट इंडेंजर्ड है, ठीक है ना, जिसमें गोरिल्लाज हो गए, सी टर्टल हो गए, तो ये है। और इसमें लेकिन एक दिक्कत है, जैसे इसमें लिखा है कि इट इज़ नॉट परमिटेबल। तो एक्चुअली में ये इंटरनेशनल ट्रेड परमिटेबल नहीं है, लेकिन एक्सेप्ट व्हेन द पर्पस ऑफ इंपोर्ट इज नॉट कमर्शियल। याद रखिएगा, अगर साइंटिफिक रिसर्च है रही है तो उस कारण उस केस में ट्रेड पॉसिबल है। इसलिए ये इनकरेक्ट स्टेटमेंट हो गया, क्योंकि इसमें साफ साफ लिखा हुआ है कि परमिटेबल मतलब इसके परमिट हो सकता है, ऑथराइज किया जा सकता है, एक्सेप्शंस केसेस में इसका ट्रेड परमिट हो सकता है, अपेंडिक्स 1 के केस में भी, इसलिए इनकरेक्ट हो गया, ठीक है ना। बायोइथेनॉल का तो चाहिए 1 2 3 4 5 सभी के सभी यूज हो सकते हैं। तो आई थिंक UPSC का क्वेश्चन भी रहा है, आई होप यू गॉट क्लैरिटी। आगे हम देख लेते हैं आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे।
तो आज का मेंस क्वेश्चन ऑफ द डे जैसे कि आप देख पा रहे हैं, व्हाट वर द रीजंस फॉर हाई एमएमआर इन इंडिया। इंडिया में हाई मैटरनल मोर्टेलिटी रेट के रीजंस क्या थे और किस तरीके से इंडिया ने क्या क्या स्टेप्स उठाए इन ऑर्डर टू रिड्यूस दैट। इंडिया ने क्या किया इन ऑर्डर टू रिड्यूस द मैटरनल मोर्टेलिटी रेट, ठीक है ना। तो आपको ये क्वेश्चन का आंसर देना, काफ़ी प्यारा क्वेश्चन रहेगा क्योंकि इंडिया को काफ़ी सफलता मिली है अभी एमएमआर को घटाने में, तो हो सकता है कि ये सवाल आपसे पूछा जाए। तो आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको अच्छा लगा होगा। आप इसको इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। आगे मूव करते हैं न्यूज़ एनालिसिस पार्ट में, देखते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है। तो पहले मैंने वेबसाइट में कुछ चीज़ें अपडेट की हैं जो दूसरे न्यूज़पेपर्स और दूसरे इंपॉर्टेंट जगहों से लिया है। जैसे सबसे पहले इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। इंडिया का लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग यानी लेटे हुए पोजीशन में लॉर्ड बुद्धा का जो स्टैच्यू है वो कहाँ पे है, तो इट इज़ बीइंग बिल्ट इन बोधगया। याद रखिएगा, बोधगया बिहार में इसको बनाया जा रहा है। इट इज़ द लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग स्टैच्यू ऑफ लॉर्ड बुद्धा। याद रखिएगा, दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग विच इज देयर एंड दैट इज द साइट ऑफ गौतम बुद्धाज। मतलब एक तरीके से बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, बोधगया वाला पार्ट ही है जहाँ पे उनका इनलाइटनमेंट हुआ था एंड इट इज़ दैट पार्ट ओनली। तो वहीं पे इनलाइटनमेंट मिला था, वहीं पे लार्जेस्ट रिक्लाइनिंग जो स्टैच्यू है वो बनाया जाएगा। इसको बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन द्वारा बनाया जा रहा है, बुद्धा इंटरनेशनल वेलफेयर मिशन। क्विक 2-3 चीज़ें मैं आपको बता दूं, जैसे 8 फोल्ड पाथ ऑफ बुद्धा, याद रखेगा दीज आर द 8 नोबल 8 फोल्ड पाथ जो कि अगर आप अचीव मतलब करते हैं तो आप अपनी लाइफ को अच्छा बना सकते हैं, जिसमें राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट्स, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। ये 8 फोल्ड पाथ के मेजर 8 जो बिंदु हैं वो है राइट अंडरस्टैंडिंग, राइट थॉट, राइट स्पीच, राइट एक्शन, राइट लाइवलीहुड, राइट एफर्ट, राइट माइंडफुलनेस एंड राइट कंसंट्रेशन। इसके अलावा त्रिरत्नाज होते हैं। त्रिरत्ना का मतलब क्या होता है, बुद्धा में जो बुद्धिज्म है या बुद्धा के 3 त्रिरत्न बोला जाते हैं। उनमें पहले है बुद्धा, ठीक है, दूसरा है द धर्मा यानी कि डॉक्ट्रीन और टीचिंग बुद्धा की, एंड तीसरा है संघ, द मोनास्टिक ऑर्डर और कम्युनिटी। तो यहाँ पे त्रिरत्न अगर आपसे किसी ने पूछ लिया कि बुद्धा के बुद्धिज्म के या बुद्धा के त्रिरत्न कौन से हैं, तो एक तो द बुद्धा इटसेल्फ, द धर्मा, बुद्ध, धर्म एंड संघ, है ना। याद रखिएगा, बुद्ध, धर्म एंड संघ, याद रखिए। धर्म मतलब उनका डॉक्ट्रीन है, टीचिंग, संघ यानी कि उनका मोनास्टिक ऑर्डर या कम्युनिटी। दूसरी जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ थी आज वो थी टाटा सन्स के चीफ जो एन चंद्रशेखरन है, ही हैज़ बीन अपॉइंटेड एज एयर इंडिया चेयरमैन एज वेल, ठीक है ना। तो एयर इंडिया का चेयरमैन किसको बनाया गया, टाटा सन्स के जो चीफ है एन चंद्रशेखरन, उनको बनाया गया, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। अब अगली न्यूज़ जो है वो फ्रंट पेज की है। मैं आपको फ्रंट पेज की न्यूज़ दिखा दूं सबसे पहले, आप देख सकते हैं यहाँ। तो जैसा कि आप लोग देख पा रहे होंगे, रिटेल इन्फ्लेशन क्लाइम्स टू 6.07। तो रिटेल इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, 6.07% के आसपास पहुंच चुका है, ठीक है ना। अब रिटेल इन्फ्लेशन और उसमें अंतर क्या होता है, रिटेल इन्फ्लेशन जो होता है उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से ट्रैक करते हैं। मतलब देखो, रिटेल आउटलेट कहलाता है ना, जैसे जो दुकानें होती हैं उनको रिटेल आउटलेट बोलते हैं, रिटेल शॉप बोलते हैं, ठीक है ना। अब किराना की शॉप या ये सब शॉप जो ये रिटेल शॉप है, क्योंकि यहाँ पे कस्टमर डायरेक्टली जाता है और वहाँ से खरीदता है सामान, ठीक है ना। तो जो महंगाई कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से ली जाती है, जो महंगाई कंज्यूमर के पर्सपेक्टिव से, जो कंज्यूमर डायरेक्टली खरीद रहा है उस पर्सपेक्टिव से जो महंगाई निकाली जाए उसको बोलते हैं रिटेल इन्फ्लेशन। वहीं पे दूसरा इन्फ्लेशन होलसेल इन्फ्लेशन, इसको होलसेल प्राइस इंडेक्स से निकालते हैं। ये प्रोड्यूसर्स के लेवल जो प्रोड्यूस कर रहे हैं उस लेवल पे जो इन्फ्लेशन है वो नापा जाता है, ठीक है ना। तो रिटेल इन्फ्लेशन क्या हो गया, आपका कंज्यूमर्स के लेवल पे, जहां पे कंज्यूमर डायरेक्टली रिटेल आउटलेट से खरीद रहा है चीजें, वहां पे कितनी महंगाई दिख रही है। और दूसरा हो गया आपका होलसेल, मतलब कि जो प्रोड्यूसर्स के लेवल पे दिख रहा है। तो रिटेल इन्फ्लेशन का डायरेक्ट इंपैक्ट हमारे ऊपर पड़ता है, मेरे और आप जैसे यूजर्स के ऊपर पड़ता है जो रिटेल की सामान खरीदते हैं, किराना सामान खरीद रहे हैं, जो ये सब है ना, याद रखिएगा। साथ ही मैंने नोट्स में कुछ और चीजें लिखी है, मैं आपको बता दूं। नाउ एज यू कैन सी, मैंने इसमें एक आध दो चीज़ें और भी लिखी हैं, जैसे आरबीआई क्या करता है जब उसको महंगाई से लड़ना होता है। तो जैसा कि आप देख पा रहे हो कि व्हेन आरबीआई हैज़ टू फाइट इन्फ्लेशन, तो वो टाइट मॉनेटरी पॉलिसी अपनाता है। जैसे मान लो अभी इन्फ्लेशन हाई हो गया है ना, अभी रिटेल इन्फ्लेशन हाई हो गया है, तो अब आरबीआई को क्या करना होगा, टाइट मनी पॉलिसी करनी होगी। इसी को हॉकिश मनी पॉलिसी बोलते हैं। इसी के अंदर वो रेपो रेट या पॉलिसी रेट को इंक्रीज करता है। याद रखिएगा, सारी चीज़ें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपका एक साथ रिविजन भी होता जाए। अगर मेरे लिए बहुत
आसान है कि मैं आपको न्यूज़ बता करके आगे बढ़ जाऊँ, है ना, कि न्यूज़ भाई ये है, उसमें हार्डली मैं आपको 1-2 डेफिनेशन बता दूँ और आगे बढ़ जाऊँ। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आपसे और चीज़ें बने और एग्जाम में आप अच्छा परफॉर्म करें। तो याद रखिएगा, आरबीआई जब फाइट करता है इन्फ्लेशन को, तो मैंने सारे टर्म्स लिख दिए हैं। टाइट मनी पॉलिसी वो अपनाता है, हॉकिश मनी पॉलिसी अपनाता है, रेपो रेट को इंक्रीज कर देता है, क्योंकि रेपो रेट जो है उसका पॉलिसी रेट भी होता है ना, आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी रेट क्या होता है, रेपो रेट ही होता है। दूसरा, गवर्नमेंट सिक्योरिटी, जब वो ओपन मार्केट ऑपरेशन करता है ना, तो गवर्नमेंट सिक्योरिटी सेल करता है। मैंने आपको बताया हुआ है कि आरबीआई को अगर इन्फ्लेशन से लड़ना है तो आरबीआई को पैसा पूरा अपने पास खींचना पड़ेगा। इन सारे मेथड से वो अपने पास पैसा खींचता है। याद रखिएगा, आरबीआई को पैसा खींचना पड़ता है इन्फ्लेशन रोकने के लिए, और उसके सारे। दूसरा, जब आरबीआई को ग्रोथ बढ़ानी रहती है तो वो क्या करता है, एकोमोडेटिव पॉलिसी कहता है। याद रखिएगा, इसको एकोमोडेटिव पॉलिसी बोलते हैं। जब ग्रोथ बढ़ानी है, मतलब इन्फ्लेशन का उल्टा, जब ग्रोथ बढ़ानी है तो एकोमोडेटिव पॉलिसी करनी होती है। इसको इजी मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको डोविश मनी पॉलिसी भी बोलते हैं, इसको पॉलिसी रेट को रिडक्शन भी करते हैं। और इसमें ओएमओ के अंदर जब ओपन मार्केट ऑपरेशन होता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी खरीदता है आरबीआई, क्योंकि इसमें ग्रोथ अगर बढ़ानी है तो मार्केट में पैसा डालना पड़ेगा आरबीआई को। इन सारे मेथड्स के थ्रू आरबीआई गवर्नमेंट मार्केट में पैसा डालता है, ठीक है ना, इसको याद रखिएगा। और पहले केस में जब इन्फ्लेशन से लड़ना था तो वो उस केस में पैसा मार्केट से खींच रहा था, इसलिए उसको टाइट बोल रहे थे, इसलिए वो हॉकिश बोल रहे थे उसको, ठीक है ना, इसको याद है। दीज आर द थिंग्स व्हिच आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दिस विल कम इन हैंडी फॉर एग्जामिनेशन। ये अपने आप में समझ लो पूरा एक मॉनेटरी पॉलिसी का चैप्टर है, जो ये 4 लाइन में मैंने लिखा हुआ है। अब द हिंदू के लास्ट पेजेस में अगर आप आइए तो आज का जो हिंदू में सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक आया वो है संस्कृताइजेशन। नाउ दिस अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म इन सोशियोलॉजी। सोशियोलॉजी का वैसे टॉपिक है वह ये, और आपने 11th-12th के अगर सोशियोलॉजी के एनसीईआरटी बुक्स पढ़ी होंगी तो उसमें ये टॉपिक अलग से दिया हुआ है। देखो, संस्कृताइजेशन क्या होता है मैं आपको बताऊंगा। मैं आपको इसका अपोजिट भी बताऊंगा जो इस आर्टिकल में नहीं लिखा हुआ है, क्योंकि देखो क्या होता है, आर्टिकल लिखने वाला भी अपना पॉइंट प्रूव करने के लिए एक चीज़ लिख देगा, है ना, लेकिन दूसरा पॉइंट वो नहीं बताएगा। ऑब्वियस सी बात है, हर सिक्के के 2 पहलू हैं। अब एक पहलू तो आपको बता दिया जाता है क्योंकि उससे उनका कोई मतलब सिद्ध हो रहा होगा, लेकिन दूसरा पहलू वो नहीं बताते हैं जो उसको कॉन्ट्राडिक्ट कर सके, इसलिए मैं आपको दूसरा भी बताऊंगा, डोंट वरी अबाउट दैट। तो जैसे संस्कृताइजेशन का मतलब क्या होता है, देखो सिंपल सी बात है, संस्कृताइजेशन का मतलब है कि जब लोअर कास्ट अडॉप्ट कर ले प्रैक्टिसेस एंड राइट्स ऑफ द लोकली डोमिनेंट कास्ट। यानी कि मान लो एक रीजन है, एक रीजन में ऐसे अलग अलग कास्ट रह रही होंगी। अब एक कास्ट वहाँ की बहुत डोमिनेंट कास्ट होगी, कुछ कम डोमिनेंट होगी, कुछ कम डोमिनेंट होगी, कुछ कम, और एक कुछ कास्ट ऐसी होगी जो बिल्कुल डोमिनेंट नहीं है, बिल्कुल लीस्ट डोमिनेंट कास्ट है। तो जब लीस्ट डोमिनेंट कास्ट अपने हायरार्की में सबसे डोमिनेंट क्लास के फीचर्स को अडॉप्ट करना शुरू कर दे, धीरे धीरे ये लीस्ट डोमिनेंट कास्ट क्या करेगी, जो वहाँ की डोमिनेंट कास्ट है, लोकल कास्ट की डोमिनेंट कास्ट है, उनके जो सोशल चीज़ें हैं उनको अपनाना शुरू कर देती हैं। इट कैन बी देयर फूड हैबिट्स, इट कैन बी देयर सरनेम, इट कैन बी देयर एजुकेशनल, कुछ भी, जैसे कुछ कई कम्युनिटी सरनेम अडॉप्ट कर लेती हैं ना, तो ये सारी चीज़ें जो आती हैं ये होता है संस्कृताइजेशन। मतलब कि आप लोकली डोमिनेंट कम्युनिटी को कॉपी करते हो और कोशिश करते हो कि आप उस हायरार्की में ऊपर उठ जाओ, ठीक है ना। यू ट्राई टू रेज इन दैट हायरार्की बाय अडॉप्टिंग द फीचर्स ऑफ द लोकली डोमिनेंट कास्ट और लोकली डोमिनेंट ग्रुप। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है ना, आपको इस चीज समझ में आ गई ना। संस्कृताइजेशन एक हायरार्किकल कंसेप्ट है जिसमें कि जो हायरार्की में नीचे है वो हायरार्की में सबसे ऊपर वाले के जो फीचर्स हैं, जो पोजीशंस हैं, उनको अडॉप्ट करता है, उनको इमुलेट करता है, उनके सोशियो कल्चरल वैल्यूज को, उनके हैबिट्स को, उनके कस्टम्स को, उनके रिचुअल्स को, है ना। याद रखिएगा क्या क्या चीज़ें कॉपी की जाती है इसके अंदर सोशियो कल्चरल बिलीव्स हो गए, वैल्यूज हो गई, हैबिट्स हो गए, कस्टम्स हो गए, रिचुअल्स हो गए, इन सभी को कॉपी किया जाता है और धीरे धीरे वो अपनी पोजीशन को अप करने की कोशिश करते हैं, ठीक है ना। दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। बहुत जगहों पे ये चीज़ें हुई हैं। अब ऑथर ने, देखो एक और चीज़ मैं आपको बता दूं कि ये जो कंसेप्ट है मैंने अलग से नोट्स में भी लिखा हुआ है, आप जाकर के नोट्स पढ़ सकते हैं TEMSIAS.com में। जिसको नोट्स पढ़नी है वो कहाँ जा सकता है, TEMSIAS.com, ठीक है ना। इसके अलावा हमारा नीचे टेलीग्राम चैनल है
टेम्स IAS के नाम से आप सर्च करेंगे, हमारा इंस्टाग्राम पेज है टेम्स IAS के नाम से आप सर्च करेंगे, वहाँ पे भी ये सारी चीज़ अवेलेबल रहेगी, मैं वहाँ पे ये सारी चीज़ें डाल दूंगा, ठीक है ना। तो मैं बता रहा था आपको कि ये जो चीज़ की जाती क्यों की जाती, ताकि सोशल मोबिलिटी गेन की जा सके, मतलब अपने आप को ऑब्वियस सी बात है हायरार्की में नीचे से ऊपर ले जाने का एक तरीका है संस्कृताइजेशन, टू मूव अप इन द सोशल मोबिलिटी के जो चैनल है उसमें अप मूव करने के लिए। अब यहाँ पे ये जो कंसेप्ट है वो एम श्रीनिवास द्वारा दिया गया था। दिस कंसेप्ट वाज गिवन बाय एम श्रीनिवास, इसको लिख लीजिएगा। ये कंसेप्ट किसने दिया है, ये एम श्रीनिवास जी का दिया हुआ कंसेप्ट है। काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है ये। और इसके अलावा एक और चीज़ है, एम श्रीनिवास जी ने एक और चीज़ कही थी। क्या होता है, कई बार इसको ट्राई तो करते हैं, लेकिन ऑथर ने कहा कि ये ज़रूरी नहीं कि बस आप कॉपी करोगे, एमुलेट करोगे तो आपका स्टेटस बढ़ जाएगा, ठीक है ना। हमेशा ये रिजल्ट नहीं करेगा हायर सोशल स्टेटस में। बहुत सारे दूसरे फैक्टर्स, जैसे कि इकोनॉमिक फैक्टर्स, आपका इकोनॉमिक फैक्टर क्या है, आपका पॉलिटिकल पावर कितना है, आपका एजुकेशन कितना है ना, आपका एस्टैब्लिशमेंट लिटरेसी या लिटरेरी या हिस्टोरिकल एविडेंस क्या कहता है उसके आपके बारे में, है ना। तो ये सारी चीज़ें भी मैटर करती हैं, दूसरी चीज़ें भी मैटर करती हैं। कई बार जैसे कि ऑथर ने बताया, एम श्रीनिवास जी ने भी बताया कि दलित्स के लिए जैसे कई बार ऐसा हुआ कि संस्कृताइजेशन ने गारंटी नहीं दी है कि हायर सोशल स्ट्रक्चर को, है ना। तो यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, मोस्ट इंपॉर्टेंटली फॉर दलित्स संस्कृताइजेशन डिड नॉट गारंटी हायर सोशल स्टेचर एंड डिड नॉट लीड टू इम्प्रूवमेंट इन देयर एवरीडे लाइफ। तो मतलब कि जब उन्होंने ट्राई किया संस्कृताइजेशन का, तो इसने गारंटी नहीं दी हायर सोशल स्टेचर, नाइदर इट लेड टू द इंप्रूवमेंट इन देयर एवरीडे लाइफ। अब देखो ये कंसेप्ट तो आपका हो गया संस्कृताइजेशन। अब ऑथर ने एक कंसेप्ट नहीं बताया है, मैं आपको बताता हूँ, वो कंसेप्ट है डीसंस्कृताइजेशन का। देयर इज अनदर कंसेप्ट ऑफ डीसंस्कृताइजेशन। जैसा कि आज के टाइम में हो रहा है, आपने देखा होगा रिजर्वेशन की दौड़ में जो हायर कास्ट के हैं, जो हायर ऊपर के डोमिनेंट कम्युनिटीज भी हैं, वो सब बोल रहे हैं कि उनको एसटी स्टेटस दे दिया जाए या एससी स्टेटस, जस्ट इन ऑर्डर टू गेट द रिजर्वेशन दे आर ट्राइंग टू मूव इन द अपोजिट डायरेक्शन। वो चाहते हैं कि भैया लेस डोमिनेंट जो कास्ट है, लेस डोमिनेंट जो लोग हैं, उनके स्टेचर में वो आना चाहते हैं इन ऑर्डर टू गेट द बेनिफिट्स ऑफ रिजर्वेशन एंड ऑल, ठीक है ना। तो ये जो कंसेप्ट है ये डीसेंसिटाइजेशन का कंसेप्ट होता है। याद रखिए, देयर आर टू कंसेप्ट, सेंसिटाइजेशन एंड डीसेंसिटाइजेशन। ये दोनों ही कंसेप्ट मैंने आपको बता दिया। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट, आपको समझ में आ गया होगा। दूसरा है क्लोजर लुक एट द मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। तो ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या है मैं आपको बताता हूँ। देखो हुआ क्या, यूनाइटेड स्टेट्स के प्रेसिडेंट हैं जो बाइडेन, उन्होंने $200 मिलियन की एक आर्म्स पैकेज दिया है यूक्रेन को, जिसके अंतर्गत उन्होंने एक तो स्टिंगर मिसाइल दी है, यूएस की बनी हुई स्टिंगर मिसाइल। इसके अलावा स्टिंगर मिसाइल है क्या, स्टिंगर मिसाइल ही एक्चुअली में दीज आर शोल्डर फायर्ड मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, इसको बोलते हैं स्टिंगर मिसाइल जो है ना, इन्हीं को बोलते हैं, इसी को क्या बोलते हैं, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम बोलते हैं, ठीक है ना। अब इन्होंने बहुत सारे एंटी टैंक वेपन्स दिए हैं, जिसमें 2000 स्टिंगर मिसाइल्स हैं, इनको भेज दिया गया है ऑलरेडी, है ना। ये आपको याद रखना है। ये मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम क्या होते हैं, शॉर्ट रेंज होते हैं, लाइट वेट होते हैं, पोर्टेबल होते हैं, सरफेस टू एयर मिसाइल्स होते हैं। दे कैन बी फायर्ड बाय इंडिविजुअल्स और स्मॉल ग्रुप्स टू डिस्ट्रॉय एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स। तो एयरक्राफ्ट्स और हेलीकॉप्टर्स को डिस्ट्रॉय करने के लिए होता है, ठीक है ना। एरियल टारगेट, सरफेस टू एयर होता है ये। मैन पैट्स बोलते हैं या इसको मैन पोर्टेबल एंटी टैंक सिस्टम भी कहा जाता है, ठीक है ना। दे आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड दे कैन बी शोल्डर फायर्ड, और या फिर एक ग्राउंड व्हीकल के ऊपर से आप ट्राईपॉड स्टैंड से उसको फायर कर सकते हो। लगभग 10 से 20 किलोग्राम के बीच में इसका वेट होता है। 1.8 मीटर की इसकी लेंथ होती है, लाइट वेट होते हैं फेयरली एज कम्पेयर टू अदर सच सिस्टम्स, दूसरे सिस्टम से लाइट वेट होते हैं, और लेस ट्रेनिंग से आप उसको चला सकते हैं। बेसिकली इसको चलाने के लिए बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं पड़ती है। एंड इनकी जो रेंज है, मैक्सिमम रेंज 8 किलोमीटर की है, एंड दे कैन इंगेज टारगेट्स एट एल्टीट्यूड ऑफ 4.5 किलोमीटर, मतलब 4.5 किलोमीटर के एल्टीट्यूड तक ये टारगेट के साथ इंगेज कर लेते हैं। दूसरी, ये फायर और फॉरगेट गाइडेंस सिस्टम से चलते हैं, यानी कि बार बार इसको निशाना लगाने की जरूरत नहीं, एक बार आपने किया तो ये लॉक कर लेगा अपने टारगेट को, उसके बाद उसको डिस्ट्रॉय कर देगा, ठीक है ना। तो दिस इज दैट सिस्टम दैट हैज़ बीन मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम, मैन पोर्टेबल एयर डिफेंस सिस्टम। स्टिंगर मिसाइल आपको याद रखनी है, ठीक है ना। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। सर्ज इन ऑयल एंड नेचुरल गैस प्राइसेस, ऑब्वियस सी बात है,
रशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट, वन ऑफ द लार्जेस्ट क्रूड ऑयल एंड गैस प्रोड्यूसर है, एंड ठीक है ना, वर्ल्ड्स लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स है, एंड वर्ल्ड्स थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है। ठीक है ना, याद रखिएगा, रशिया जो है वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर है क्रूड एंड ऑयल प्रोडक्ट्स का, एंड वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट ऑयल प्रोड्यूसर है, एंड इट इज ऑल्सो अ मेजर एक्सपोर्टर ऑफ नेचुरल गैस एंड सप्लाईज ऑलमोस्ट अ थर्ड ऑफ द गैस कंज्यूम्ड इन यूरोप। यूरोप की 1/3 जो गैस कंजम्पशन है ना वो रशिया ही के थ्रू आती है। अब ऑब्वियस सी बात है, जब रशिया के ऊपर आप लगाओगे सैंक्शंस लगाओगे या रशिया अपना ऑयल नहीं ट्रांसफ़र कर पाएगा तो क्या होगा, ऑयल का रेट बढ़ेगा। ये क्या कहलाएगा, ये क्या कॉज करेगा, ये महंगाई को बढ़ाएगा। ऑब्वियसली बात है, जब भी सप्लाई और डिमांड का ये तो क्रंच होता है, अगर सप्लाई में क्रंच आ गया तो आपका प्राइस बढ़ गया, अगर डिमांड बढ़ गई तो आपका प्राइस बढ़ गया। दोनों केसेस में आपका इस तरीके से प्राइस बढ़ता है। तो वो सारी चीज़ें थी। आई होप यू गॉट क्लैरिटी। और आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो कैन मूव अहेड, यहाँ पे आप बढ़ सकते हैं। यूक्रेन रशिया ने बोला है कि ठीक है प्रोग्रेस हो रही है। ईरान ने अब बात की है रशिया से, भैया कि हमारी न्यूक्लियर डील करा दो, क्या है क्या नहीं है। मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो डिक्लाइंस बाय 10 पॉइंट्स, रजिस्ट्रार जनरल। तो रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि जो मैटरनल मोर्टेलिटी रेशियो है उसमें बहुत इंप्रूवमेंट हुआ इंडिया का और 10 पॉइंट कम हो गया है वो। तो अब मतलब कि कितना था, पहले मैं बता दूं, 130 था 2014-16 में, 122 था 2015-17 में, 113 था 2016 से 18 में, और 103 था 2017 से 19 में। मतलब कि 113 से 103 हो गया है। मतलब कंटिन्यूसली अगर आप देखें तो हमारा जो एमएमआर है उसमें पोजीशन इंप्रूव होती रही है। ठीक है ना, यानी कि मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो कि 1 पर 1 लाख लाइव बर्थ में देखी जाती है। याद रखिएगा, मैटरनल मोर्टेलिटी रेट जो है तो पर लाख लाइव बर्थ में देखी जाती है। ठीक है ना, तो ये भी आपको याद रखना है। और कंट्री ने इसमें प्रोग्रेस की है। अब रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया का कहना है कि अगर हम इसी तरीके से इंप्रूव करते रहे तो हम बिल्कुल नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने जो टारगेट सेट किया था 100 का टारगेट सेट किया था, हम उसको अचीव करने ही वाले हैं। ठीक है ना, तो देखो आप देख सकते हैं नेशनल हेल्थ पॉलिसी ने टारगेट सेट किया था 100 पर लाख लाइव बर्थ्स का, कि 2020 तक हम 100 पर लाख लाइव बर्थ्स में अचीव कर लेंगे, है ना। तो वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव दैट। ठीक है ना, तो वी आर ऑन ट्रैक टू अचीव द सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल एज वेल। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल टारगेट जो है 70 पर लाख का है 2030 तक, तो उसके भी हम करीब रहेंगे, और जो हमारा नेशनल हेल्थ पॉलिसी उसके भी करीब रहेंगे। तो ये दोनों चीज़ें याद रखना कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो है वो 70 पर लाख लाइफ बर्थ की बात करता है, 2030 तक अचीव करना है, और नेशनल हेल्थ पॉलिसी जो है वो बोलता है 100 पर लाख लाइफ बर्थ, लेकिन ये 2020 तक अचीव करना था, नहीं कर पाए, लेकिन ठीक है अब हम करीब हैं। ठीक है ना, जो बेटर परफॉर्मिंग स्टेट्स हैं उसमें से केरला है जिसमें 30 ही है, वहाँ पे महाराष्ट्र में 38 है, तेलंगाना में 56 है, तमिलनाडु में 58 है, आंध्र प्रदेश में 58 है, झारखंड में 61 है, गुजरात में 70 है। ठीक है ना, तो ये आपको याद रखना, दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट। आई होप यू आर क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट। कुछ पुअर परफॉर्मिंग स्टेट्स में उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, पंजाब, बिहार, उड़ीसा, राजस्थान, ये स्टेट्स हैं। ठीक है ना, तो इनको याद रखेगा। तो दैट इज द थिंग विच इज इंपॉर्टेंट। आई होप यू गॉट क्लैरिटी रिगार्डिंग दैट एज वेल। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं। 32 न्यू रोड्स बीइंग बिल्ट अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर। तो यहाँ पे गलवान इंसिडेंट, गलवान आपको पता ना लद्दाख वाले रीजन में, गलवान एरिया में जो कांड हुआ था, उसके बाद से अभी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लगभग सैंक्शन 32 रोड्स अलॉन्ग द चाइना बॉर्डर, विच इन विच 8 रोड्स के काम स्टार्ट किए जा चुके हैं, है ना। ये चीज़ मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने इन्फॉर्म की कि भैया रोड का कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया। ऑब्वियस सी बात है, एंड सही चीज़ भी है, होना भी चाहिए, है ना। काय को डरें। आगे बढ़ते हैं, एडिटोरियल पार्ट पे आते हैं। आज का जो एडिटोरियल मैं बताऊंगा वो है फ्रैगमेंटिंग द वर्ल्ड ऑर्डर फ्रैगमेंटिंग वर्ल्ड ऑर्डर यूनाइटेड नेशंस। अब ये आर्टिकल लिखा गया है सुहासिनी हैदर द्वारा, है ना। तो ऑथर ने, देखो बात तो वही है, रशिया यूक्रेन वॉर की ही चल रही है, बहुत ज़्यादा डिटेल में हम नहीं जाएंगे, हमने ऑलरेडी सारे एस्पेक्ट्स डिसाइड किए हुए हैं। बट यहाँ पे 1-2 अच्छे पॉइंट ऑथर ने दिए थे, वो हम बात करें। सबसे पहले ऑथर ने बोला कि जो देखो ग्लोबली बहुत सारे इम्पैक्ट पड़ेंगे, हमने बात भी की है पहले के लेक्चर्स में, जैसे कि मैंने आपको इकोनॉमिक कॉस्ट बताई, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी, है ना। ऑब्वियस बात है, इकोनॉमिक कॉस्ट बहुत ज़्यादा रहेगी। देन जो लाइफ ऑफ सिविलियंस है, लाइफ ऑफ मिलिट्री पर्सनल्स हैं, रशिया के भी और यूक्रेन के भी, उनका नुकसान है। तो ये सारे नुकसान तो ऑलरेडी हैं। जो सबसे बड़ा नुकसान है वो है ग्लोबल जो इंटरकनेक्टेडनेस है, वो बहुत ज़्यादा, उसको बहुत ज़्यादा क्षति पहुंची है। तो ऑथर का ये कहना है कि द वर्ल्ड ऑर्डर हैज़ बीन फ्रैगमेंटेड,
ठीक है ना। सबसे बड़ी चीज़ जो है वो क्या है, फ्रैगमेंटेशन ऑफ द वर्ल्ड ऑर्डर, है ना, क्योंकि बहुत सारी कंट्रीज़ है, कहीं इसकी तरफ है कहीं उसकी तरफ है, और ऐसे में बहुत ज़्यादा एक एक जो डिवीज़न आ चुका है ना वो बहुत ज़्यादा है। तो ऑथर ने कहा कि ये जो ग्लोबल इंटरकनेक्टेडनेस में जो डिवीज़न आया है ये एक बहुत ही ज़्यादा मतलब हार्मफुल चीज़ है, और ये आपका कोऑपरेशन में भी आया है इंटरनेशनल, ये इंटरनेशनल सिक्योरिटी में भी आया है, ये मिलिट्री में भी आया है, ये इकोनॉमिक ऑर्डर में आया है, ये कल्चरल टाइज में आया है। तो ऑल दीज थिंग्स आर नाउ फ्रैगमेंटेड। दूसरी चीज़, एक जो परसेप्शन है वर्ल्ड का वो वॉर की तरफ चला गया है, मतलब बहुत सारी कंट्रीज अपने डिस्प्यूट्स को इसी तरीके से सुलझाने की कोशिश करेंगे। भाई जब रशिया कर सकता है तो वाई कांट दे, कल को चाइना बोलेगा कि ठीक है मैं भी तो परमानेंट 5 का मेंबर हूँ, मैं क्यों नहीं ताइवान पर अटैक कर देता हूँ। तो ये सारी चीज़ें जो है अपने आप में सोचने वाली बात है। तीसरा चीज़ जो ऑथर ने यहाँ पे बोला है, वो ऑथर ने बहुत अच्छी बात बोली। ऑथर ने कहा कि भाई देखो ऐसा है कि आपने एक न्यूक्लियर रजीम के लिए बोला था कि भैया न्यूक्लियर रजीम को फॉलो करो, अपने न्यूक्लियर वेपन को कम कर दो, ये कर दो। इनमें से दो कंट्रीज जो हैं, एक थी लिबिया, एक कंट्री थी आपकी ये दिस यूक्रेन। इन्होंने अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को बिल्कुल कम कर दिया, ठीक है ना। इनका हश्र क्या हुआ, आप सब जानते हैं कि इनका हश्र ये हुआ कि इन लोगों को तबाह कर दिया गया, अपने आप में ख़त्म कर दिया गया, तोड़ दिया गया है। वहीं पे कुछ कंट्रीज थी जैसे कि ईरान हो गई, नॉर्थ कोरिया हो गई, इज़राइल हो गई, इनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाता। क्यों? क्योंकि इन्होंने उस बात को नहीं माना और न्यूक्लियर अपने पास रखा, जो कि एक डिटरेंट की तरह काम करता है, ठीक है। तो अब आप मुझे ये बताओ कि वर्ल्ड जो इतना प्रोपेगेंडा फैला रहा था कि भैया आप लोग न्यूक्लियर को हटा दो, उससे ये होगा वो होगा, तो मतलब जो लोग ये काम कर रहे हैं ऑब्वियस सी बात है, जो लोग जिन्होंने ये कर दिया उनको आपने ख़त्म कर दिया। जो लोग होल्ड करके रखे हुए हैं और आपको डरा सकते हैं उनको आप प्रमोट करते हो। तो ये वर्ल्ड ऑर्डर होना कैसा चाहिए? क्या ये सिर्फ हिपोक्रेसी है, ये सिर्फ आपका प्रोपेगेंडा है दूसरी कंट्रीज को ख़त्म करने के लिए क्या? एंड चौथी चीज़ जो इससे क्लियर हुई है वो ये क्लियर हुई कि जो यूएन है, यूएन जो है वो किसी काम का नहीं है। कुल मिलाकर के ये भी समझ में आ गया है ना। अब आपने किया क्या, इतने लोग मर गए, मतलब यूएन चार्टर का एक एक आर्टिकल वायलेट किया है रशिया ने। यूएन चार्टर का एक एक आर्टिकल 1 से लेकर के जितने होंगे उस सबको उन्होंने वायलेट किया है रशिया ने, लेकिन उनका कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। दिस इज द थिंग विच इज दैट। तो यूएन की और इन सबकी सच्चाई भी सामने आई है ना। इसके अलावा रशिया के एक्चुअली में रशिया के ऊपर जो आप सैंक्शंस लगा रहे हो, अब देखो रशिया में जो अटैक हुआ, रशिया ने जो अटैक किया वो वहाँ की लीडरशिप का डिसीजन था, वहाँ के सिटीजन्स का डिसीजन तो नहीं था ना, वहाँ की लीडरशिप का डिसीजन था। अब यहाँ पे ऑथर का ये कहना है कि जो भी आप रशिया के ऊपर सैंक्शंस लगाओगे, इकोनॉमिक कॉस्ट जो उसकी पड़ेगी, जो भी पड़ेगा, उसका इम्पैक्ट पड़ेगा किसके ऊपर? उसका इम्पैक्ट पड़ेगा रशिया के सिटीजन्स के ऊपर। तो क्या आपकी दुश्मनी रशिया के सिटीजन से है कि आपकी दुश्मनी रशिया की लीडरशिप से है? बड़ा सवाल ये रहेगा। So that these are the questions which the author has raised in this article. I hope you got clarity. I hope आपको समझ में आ गया होगा. I hope you got clarity. ये अच्छी चीज़ है एंड ये सारी चीज़ें जान अगर आप आंसर्स में लिखते हो तो आपको ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है ना। तो दैट इज़ इट फॉर द डे। आई थिंक एक बार और मैं देख लेता हूँ, और तो कोई ऐसी न्यूज़ नहीं है। दैट इज़ इट फॉर द डे। आई होप यू लाइक आवर वीडियो. प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब. कीप लविंग अस, कीप शेयरिंग अस. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे.